नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 14 और 15 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। और जो फर्स्ट न्यूज़ हमें देखने मिल रही है वो है अबाउट अ डिजीज दैट इज कॉल्ड थैलेसेमिया। सो थैलेसेमिया के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पर ये लेक्चर स्टार्ट करने के पहले आपको बता दूं कि अगर आपको मेरे ये वीडियोज़ सच में नॉलेजेबल लगते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं ऐसे और भी कई सारे वीडियोज़ आप तक लेके आते रहूँ। और मेरे वीडियोज़ को लाइक करते रहे, शेयर करें, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें बनते हुए दिख रहा है वो है व्हाट काइंड ऑफ डिजीज इज थैलेसेमिया दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़। ए ऑप्शन जो है वो है रेस्पिरेटरी डिजीज, ऑप्शन बी जो है वो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ऑप्शन सी जो है वो है जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर, और ऑप्शन डी है फंगल इन्फेक्शन। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो नॉर्मल ब्लड सेल्स इस तरह से दिखते हैं और जिसको थैलेसेमिया होते हैं उसके इस तरह से हो जाते हैं। सो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी, जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर। सो आंध्र प्रदेश जो है इज कंसिडरिंग इंक्रीजिंग द मंथली पेंशन फॉर थैलेसेमिया पेशेंट। तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के कारण ये न्यूज में रहा ये डिजीज। अब थैलेसेमिया तो बढ़ते जा रहे हैं, तो आंध्र प्रदेश क्या कर रहा है कि मंथली पेंशन जो मिल रही थी ऐसे पेशेंट जिनको थैलेसेमिया है उनको मंथली पेंशन बढ़ाने की यहाँ बात की जा रही है। और आपको बता दूं कि और जो लोग अबाउट द पॉवर्टी लाइन है उनको भी यहाँ पे इसके बेनिफिट्स देने की बात की जाएगी। पहले जैसे कि बीपीएल वालों को इसके बेनिफिट्स मिलते थे, अब अबाउट द पॉवर्टी लाइन जो है उनको भी यहाँ पे मिलेगी। हाई ट्रीटमेंट कॉस्ट होने के कारण, देखो ट्रीटमेंट कॉस्ट थैलेसेमिया की काफ़ी सारी होती है। करंटली ट्रीटमेंट जो होती है वो बिलो पॉवर्टी लाइन को दी जाती है अंडर द NTR वैद्य सेवा स्कीम करके जो स्कीम है उसके अंडर यहाँ पे फ्री में बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को यहाँ पे ट्रीटमेंट मिलती है। थैलेसेमिया है क्या? थैलेसेमिया एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। जेनेटिक यानी हमें हमारे पूर्वजों से ही ये होता है, तो पहले से ही बचपन से ही आपको जो बेबीज़ होते हैं उनमें थैलेसेमिया देखने मिलेगा। तो इसी तरह से इसके पेशेंट जो होते हैं वो बनते रहते हैं। सो जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जहाँ पे बॉडी जो होती है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती इनफ हीमोग्लोबिन। सो हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर पाती है बॉडी, जिसको थैलेसेमिया होता है उसको, और इस कारण सीवियर एनीमिया हो जाता है। तो एनीमिया यानी क्या? एनीमिया यानी ऐसी बीमारी जो कि हीमोग्लोबिन कम होने के कारण होती है। अब यहाँ पे कैसा है कि अब ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी देखने मिलती है, इसलिए पेशेंट्स को हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते रहना पड़ता है। ब्लड जो होता है वो उनके बॉडी में का चेंज करते रहना पड़ता है, और हीमोग्लोबिन वाला ब्लड जो उनको प्रोवाइड करते रहना पड़ता है। एवरी 2 to 3 वीक्स ये करना पड़ता है, तभी सर्वाइव कर सकता है पेशेंट। इसके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स में जो बोन्स होते हैं वो काफ़ी वीक हो जाते हैं, ग्रोथ भी काफ़ी स्लो देखने मिलती है पेशेंट्स की, आयरन ओवरलोड देखने मिलता है, आयरन भी काफ़ी ज़्यादा होते हुए आपको देखने मिलता है, और प्योर एपेटाइट होता है। तो एपेटाइट भी बहुत अच्छा नहीं होता है, और हम कहेंगे कि एनलार्ज स्प्लीन या फिर हम लीवर कह सकते हैं, तो ये बड़ा हो जाता है, और स्किन जो होती है वो पेल स्किन देखने मिलती है। सो इस तरह से ये एक बीमारी है जो कि न्यूज़ में रही है, जिसको थैलेसेमिया कहा जाता है, जो कि एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। ये आपको याद रखना है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से न्यूज़ आपको देखने मिल रही है। सो यहाँ पे देखिए कि एक जो करंट अफेयर है उसमें स्पेस डेब्रिस जो होता है, वैसे देखा गया तो स्पेस डेब्रिस ये हमेशा ही न्यूज़ में रहता है। सो ये स्पेस डेब्रिस के को लेके कुछ क्वेश्चन है। अगर देखा गया तो स्पेस गवर्नेंस, इन कंटेक्स्ट ऑफ स्पेस गवर्नेंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए स्पेस डेब्रिस क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ, बट आपको पहले जानना पड़ेगा कि स्पेस गवर्नेंस भी होता है, क्योंकि देखिए स्पेस में बहुत सारा कचरा करके रखा है। बहुत सारे कंट्रीज जो होते हैं वो सैटेलाइट छोड़ देते हैं, बाद में जब सैटेलाइट का काम हो जाता है तो स्पेस में घूमते रहते हैं, क्योंकि नीचे लाने का उसका कोई तरीका उतना नहीं है, और कोई इतना पैसे भी वेस्ट नहीं करना चाहता है। तो ये स्पेस में इस तरह से कचरा हो रहा है। काफ़ी सारे ऐसे स्पेस में कचरा जो है वो अर्थ के आजू बाजू घूम रहा है, सैटेलाइट्स, कुछ स्पेस क्राफ्ट जो भी आ रहा है उसको यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, और अर्थ के ही जो हम आउटर स्पेस है वहाँ पे ये घूमते रहता है। तो इसी का गवर्नेंस देखना पड़ता है, इसको स्पेस गवर्नेंस कहते हैं। अब हम हमारे देश का गवर्नेंस करते हैं, वैसे स्पेस का भी गवर्नेंस देखना पड़ेगा ना, नहीं तो स्पेस तो खराब हो जाएगा। तो स्पेस गवर्नेंस को लेके यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन है, वो सब बातों पे हम डिस्कशन भी करेंगे, बट आपको क्वेश्चन ऐसा है कि जो स्पेस डेब्रिस है ना, जो स्पेस में कचरा देखने मिलता है, वहाँ मैन मेड ऑब्जेक्ट्स भी है इन अर्थ ऑर्बिट दैट आर नॉन फंक्शनल। तो ऐसे भी कुछ चीज़ें हैं जो कि फंक्शन नहीं कर रहे हैं। देखिए कचरा जो है वो तो नॉन फंक्शनल है ही, बट उसके अलावा ये डेब्रिस जो है इसमें कुछ सैटेलाइट्स भी घूम रहे हैं। तो यहाँ यही कहा गया कि इसमें सभी मैनमेड ऑब्जेक्ट्स है। दूसरा यहाँ कहा गया आउटर स्पेस ट्रीटी जो है 1967 में साइन की गई थी, और ये ऐसे कहती है कि जो स्टेट्स है यानी जितने भी देश है वो रेस्पॉन्सिबल है, जो भी गवर्नमेंट से रेस्पॉन्सिबल है फॉर ऑल स्पेस एक्टिविटीज़ कंडक्टेड बाय प्राइवेट एंटिटीज़। तो प्राइवेट जो कंपनीज है उनके देश की, वो भी अगर ऐसा कोई डेब्रिस जो होते हैं स्पेस में करता है तो उसके लिए जो स्टेट्स है यानी हम कहेंगे देश बोलिए या गवर्नमेंट बोलिए वही रेस्पॉन्सिबल है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है 1972 में कन्वेंशन हुआ था ऑन लायबिलिटी फॉर डैमेज कॉज बाय स्पेस ऑब्जेक्ट्स, रिक्वायर प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस फॉर लायबिलिटी क्लेम्स। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि 1972 में कन्वेंशन हुआ था, और कन्वेंशन क्या था? लायबिलिटी फॉर डैमेज कॉज्ड बाय स्पेस ऑब्जेक्ट्स, यानी वही है कि जो भी डैमेज कर रहा है ये स्पेस ऑब्जेक्ट जो है वो जो भी डैमेज करेगा हमारे एनवायरमेंट को बोलिए, अर्थ को बोलिए, जो भी खराब करेगा
उसके लिए प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस होना, यानी अगर मैं बोल रहा हूँ किसी को कि तू लायबल है, जैसा ए नाम के देश को मैं बी नाम का कंट्री बोल रहा हूँ कि ये जो भी कचरा हुआ है जिस कारण हमारा नुकसान हो रहा है उसके लिए आप लायबल हो, आप जिम्मेदार हो, ऐसा मैं ए को बोल रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे प्रूफ लाना पड़ेगा नेग्लिजेंस का कि इसने ध्यान ना देते हुए ये सब काम किए। तो नेग्लिजेंस का प्रूफ मिल जाता है तो मैं लायबिलिटी क्लेम कर सकता है इससे, फिर इससे मुझे कुछ चीज़ें मिल सकती है या फिर कुछ वो मुझे पे करेगा या बेनिफिट या कंपनसेशन यहाँ पे मिल सकता है, उसके लिए प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस लगता है, ऐसा यहाँ पे लिखा है। सो इसमें से कितने ऑप्शंस करेक्ट है ये आपको बताना है। फर्स्ट आपका जो ऑप्शन है वो है ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है ऑल 3 या फिर डी है नन। सो ये जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब है बी ओनली 2, यानी यहाँ पे दो ही ऑप्शंस करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, स्पेस डेब्रिज जो इसमें ऑल मैनमेड ऑब्जेक्ट्स है उसके अलावा जो नॉन फंक्शनल है वो भी वहाँ पे देखने मिल रहे हैं। सो काफ़ी सारे ऐसे डिफंक्ट सैटेलाइट है जो कि आज वर्क भी नहीं कर रहे हैं, कुछ रॉकेट के स्टेजेस है ना, रॉकेट जो होता है अलग अलग स्टेज में एक एक चीज़ को छोड़ते जाता है, तो उसके बाद रॉकेट के काफ़ी सारे ऐसे पार्ट्स जो कि कुछ काम के नहीं वो भी वहाँ पे है, या फिर कोलिजन भी हुए हैं, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से जब कोलाइड होते हैं तो उसके भी जो भी फ्रैगमेंट्स है जो भी टुकड़े हैं वो भी यहाँ पे घूम रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन था। बी था आउटर स्पेस ट्रीटी जो होती है वो प्राइवेट एंटिटीज़ के लिए भी स्टेट को रिस्पॉन्सिबल करार देती है, तो ये भी बिल्कुल बराबर है, क्योंकि आपके देश का अगर कोई प्राइवेट कंपनी भी एक काम करे तो उसके लिए आपका पूरा देश या आपकी सरकार रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड ऑप्शन जो है ये एक तरह से इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया था प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस लाना पड़ेगा, तो कन्वेंशन जो है एब्सोल्यूट लायबिलिटी देता है, यानी यहाँ कोई प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस की ज़रूरत नहीं है क्लेम करने के लिए कि भाई उसने नेग्लिजेंटली काम किया, उसने स्पेस में कचरा किया ना जिससे सबको नुकसान हो रहा है, तो वो लायबल है, वो पे करेगा, उसके लिए दूसरे देशों को कोई प्रूफ लाने की ज़रूरत नहीं कि उसने नेग्लिजेंटली काम किया है उस देश ने। सो ये आपको तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं तो दो ऑप्शन इसमें से करेक्ट देखने मिलते हैं। उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीजेस कंपैशन फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर। अब एक नई रिपोर्ट आई है जिसको कहा जाता है कंपैशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर, ये किसने रिलीज की है ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए है यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन बी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी है इंटरनेशनल रेड क्रॉस। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज WHO। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड WHO जो उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की दैट इज कंपैशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर। सो ये जो रिपोर्ट होती है इसमें कंपैशन एक की फैक्टर बताया गया इन ट्रांसफरिंग हेल्थ केयर। तो अगर हेल्थ केयर सिस्टम को अच्छा बनाना है तो कंपैशन, दया, करुणा जिसे हम कहते हैं वो होना चाहिए। कंपैशन जो होता है वही पेशेंट की रिकवरी रेट्स बढ़ाता है, मेंटल वेलबींग भी अच्छा करता है, डॉक्टर पेशेंट के रिलेशनशिप्स भी अच्छे होते हैं, वाइल रिड्यूसिंग बर्नआउट अमंग हेल्थ केयर वर्कर्स। देखिए अब क्या है कि हम किसी की बीमारी ठीक करें तो क्या करना होगा, हमें बीमारी ठीक करते वक्त हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हमें उसके लिए कोई करुणा, दया, ये सब बातें होनी चाहिए, तभी तो हम हमारे जो डॉक्टर्स या हेल्थ केयर वर्कर्स है वो दिल से काम करेंगे, और दिल से काम करने से सच में ऐसा होगा कि जो भी पेशेंट है वो जल्दी रिकवर होंगे, उनके रिकवरी रेट भी अच्छे होंगे, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा है। इवन रिसर्च जो है वो ये भी बता रहा है कि कंपैशनेट केयर जो होती है इस कारण फास्टर रिकवरी भी होती है और ज़्यादा टाइम हॉस्पिटल में भी नहीं गुजारना पड़ता है जो भी पेशेंट्स है उनको। सो स्टडी ये बताती है कि जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल ने एक स्टडी की है, वो ये बता रही है कि 40 सेकंड कंपैशनेट कन्वर्सेशन होना चाहिए पेशेंट के साथ। 40 सेकंड भी कंपैशनेट एक कन्वर्सेशन किया तो भी पेशेंट की जो एंग्जाइटी है, जो पेशेंट का डर है वो भी कम हो जाता है और स्पीडी रिकवरी भी होती है। स्पेशली कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनमें ये देखा गया। सो हेल्थ केयर जो होता है प्रोवाइडर्स उन्होंने कंपैशनेट केयर करनी चाहिए, इस कारण स्ट्रेस भी रिड्यूस होता है, जॉब सेटिस्फैक्शन भी उनको मिलता है और पेशेंट के रिलेशनशिप भी अच्छे रहते हैं उनके। तो यहाँ पे देखिए बात तो है कि भाई हम अगर एक दिल से या किसी भी चीज़ में दिल से काम करें तो सच में वो अच्छी ही चीज़ होती है। तो यही यहाँ पे एक रिपोर्ट का कहा गया है जो कि रिपोर्ट है कंपैशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर रिपोर्ट। तो इसका ऑप्शन बी है जो कि इस रिपोर्ट को लाता है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद का जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है PM युवा स्कीम को लेके। सो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किए थर्ड एडिशन PM युवा स्कीम का थर्ड एडिशन। सो आपके ऑप्शन है ए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, बी है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, सी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड डी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो उन्होंने थर्ड एडिशन लॉन्च किया प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यूथ यंग ऑथर्स, यानी हम कहेंगे तो युवा, ऐसा उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो PM युवा 3.0 क्योंकि थर्ड एडिशन है। सो ये जो स्कीम होती है ये मेंटर करेगी जो यंग ऑथर्स है, जो भी लोग लिखते हैं और वो यंग है, वो जिनकी एज 30 से भी कम है उनके लिए स्पेशली। सो ये जो प्रोग्राम होता है ये प्रमोट करेगा रीडिंग, राइटिंग, बुक कल्चर जो है वो इंडिया में, यानी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंटरशिप भी मिलेगी उनको, यानी उनको भी और अच्छे से अपने आप को
ये हम कहेंगे कि एक्सपर्ट बनाने में हेल्प मिलेगी और कहीं ना कहीं पब्लिश भी करने मिलेगा उनको अच्छी अच्छी अपनी किताबें, तो वो भी अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए रहेगी। इट फोकसेस ऑन 3 थीम्स, यहाँ पे 3 थीम्स है। एक है इंडियन डायस्पोराज रोल इन नेशन बिल्डिंग, दूसरा है इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड तीसरा है मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया 1950 टू 2025। तो ये 3 बातें आपको अच्छे से याद रखनी है, 3 थीम याद रखनी है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ये जो स्कीम होती है ये अलाइन की गई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के साथ, और यही है कि एक नॉलेज ड्रिवन इकोसिस्टम बनाना है। तो बहुत अच्छा एक इकोसिस्टम बनाएंगे जिसमें नॉलेजेबल ऑथर, नॉलेजेबल लोग आपको देखने मिलेंगे। तो नेशनल बुक ट्रस्ट जो है इंडिया का, ये इंप्लीमेंट करने वाला है PM योगा 3.0। ये भी पॉइंट अच्छे से याद रखेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। सो ये है PM योगा के बारे में, और PM योगा 3.0 आया है तो इसके ऊपर क्वेश्चन तो बिल्कुल बनेगा। उसके बाद का अगला क्वेश्चन है, अगली जो करंट अफेयर है, न्यूज़ है, वो है वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025 को लेके। सो ये जो वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025 है, ये किस शहर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा? ए ऑप्शन है हैदराबाद, बी है न्यू दिल्ली, सी है चेन्नई या फिर डी है मुंबई। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं जो कि वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस का है, 2025 का जो कॉन्फ्रेंस है उसका। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी न्यू दिल्ली। सो ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी BWUE करके जो है वो अंडर नेशनल वाटर मिशन NWN, और मिनिस्ट्री जो रहेगी वो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। सो इनके अंडर ऑर्गेनाइज किया है वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025। सो ये किसके साथ मिलके? तो द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन टेरी के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया गया। तो जो कॉन्फ्रेंस होता है यहाँ पे इंडस्ट्रियल वाटर यूज एफिशिएंसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। यानी जो इंडस्ट्रियल वाटर, देखिए इंडस्ट्री से जो भी वाटर निकल रहा है उस कारण बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। इंडस्ट्री का जो वाटर उसको डायरेक्टली हमारे जो रिवर्स है उसमें छोड़ दिया जाता है, जिससे रिवर पोल्यूटेड हो जाती है। इसलिए फिर इंडस्ट्रियल वाटर का यूज़ अच्छे से करना चाहिए, उसकी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी अच्छे से। और हम कहेंगे ये जो चला है ये 12 मार्च 2025 को चला है NDMC कन्वेंशन सेंटर पे, जो कि पालिका केंद्र संसद मार्ग न्यू दिल्ली में है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति जो है श्री CR पाटिल जो उन्होंने इनॉग्रेट किया इवेंट को, और वहाँ यही बताया गया कि गवर्नमेंट का कमिटमेंट है कि हम वाटर कंजर्वेशन करेंगे, पानी को हम कंजर्व करेंगे, पानी को हम और अच्छा बनाएंगे, उसको हम टिकाएंगे, उसको हम बचाएंगे। सो जो इवेंट है उसने मिनिस्ट्रीज जो है, पॉलिसी मेकर्स जो है, इंडस्ट्री लीडर्स जो है, एक्सपर्ट्स जो भी है, डिस्कशन उन सबको एक जगह लाया और सबके साथ मिलकर यहाँ पे डिस्कस की गई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की हम किस तरह से इन चीज़ों को और अच्छे से कर सकते हैं, कंजर्वेशन को। स्ट्रेटेजीज भी यहाँ पे बात की गई, इंडस्ट्रियल वाटर यूज़ कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके बारे में जो भी स्ट्रेटेजीज है उसके ऊपर भी यहाँ पे डिस्कशन हुए हैं। सो ये एक बहुत अच्छा एक कॉन्फ्रेंस है जिसमें वाटर के लिए, कंजर्वेशन के लिए या उसको साफ रखने के लिए बात की गई है। सो याद रखिएगा कि इसको किस मिनिस्ट्री ने लाया, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, और याद रखिएगा टेरी के साथ मिलकर, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर, और द ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी, ये भी नाम अच्छे से याद रखिएगा, और नेशनल वाटर मिशन ये भी याद रखिएगा। तो ये सब करंट अफेयर के जो भी टॉपिक्स है इसको आपको अच्छे से रोज रोज पढ़ना है। डेली करंट अफेयर पढ़ोगे तो अच्छे से आपको स्कोर करने मिलेगा आपके करंट अफेयर्स के रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसमें। सो ये थे आज के और कल के यानी 14 और 15 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा हो। सो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, जय हिंद।